Student, this is the fourth lecture in which we study about the data organization and data analysis. These both steps are the very essential in the biological method. First of all, we define the data. डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, वो नेम्स हो सकते हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं. इट्स मीन वी कैन कलेक्ट द डेटा बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट. जब साइंटिस्ट किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके पास मालूमात इकट्ठी होती हैं. जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को मुशाहिदा करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है. इस इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा का नाम देंगे. जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, उसके ऊपर एनालिसिस भी किया जा सकता है. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का. हम लोग डेटा को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेंगे. इट्स मीन हम तरतीब देंगे डेटा को ताकि हम उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सकें और अपने पास मौजूद हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव कर सकें. मतलब हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बनाई गई हाइपोथेसिस को गलत या दुरुस्त साबित कर सकते हैं जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उस डेटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे. डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हैं और जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है उसकी इंश्योरिटी हमें हासिल हो सकती है. डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसमें ग्राफिक है, टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट है, मैप्स एंड डायग्राम्स हैं. जितने भी मैंने मेथड बोले ये चंद ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने पास मौजूद डेटा को तरतीब दे सकते हैं. मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हम डेटा को चार्ट बना के भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डायग्राम्स की मदद से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उसके टेबल्स बना सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं जिनकी मदद से हम लोग डेटा को तरतीब दे सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वो डेटा एनालिसिस है. ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा को हम लोग उसको एनालाइज करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं. डेटा को एनालाइज करने के लिए जिन मेथड को यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग रेशो और प्रपोर्शन को यूज़ करेंगे. डेटा को एनालाइज करने के लिए भी या डेटा को एनालाइज करने का मकसद ये होता है कि हम लोग किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव या डिसप्रूव कर सकें. सबसे पहले हम लोग रेशो को पढ़ेंगे. रेशो मीन रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज़. एग्जाम्पल है आप लोगों के पास कि हमारे पास एक रेशो ए है और सेकंड हमारे पास रेशो बी है. मीन हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए एंड बी. हम ए और बी के दरमियान में जब रेशो शो करना चाहते हैं तो हम ख़ास किस्म की टर्म्स को यूज़ करेंगे. हम लोग को क्वोशंट्स को यूज़ करेंगे. मतलब ए का रिलेशनशिप बी के साथ शो करना चाहेंगे. जब ए का बी का हम लोग रिलेशनशिप शो करना चाहेंगे हम लोग इसके अंदर दो सिंबल यूज़ कर सकते हैं. डिवीजन का साइन भी यूज़ हो सकता है और कॉलन साइन भी यूज़ होता है. जब डिवीजन और कॉलन का साइन लगा दिया जाता है किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान तो ये शो कर रहा होता है कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ कुछ रिलेशनशिप है. हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास 15 मलेरिया के पेशेंट्स हैं एंड 120 हेल्थी पर्सनस हैं. मतलब वो लोग हैं जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप शो करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1:3. मतलब एक तिहाई का रिलेशनशिप है जिसमें 15% जो लोग हैं या 50 लोग हैं वो पेशेंट्स हैं और 150 इसमें नॉर्मल्स हैं, मतलब जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट जो हम लोग स्टैट यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको प्रपोर्शन बोला जाता है. प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी शो करना. किसी भी दो चीज़ों के दरमियान बराबरी को जब हम लोग शो करते हैं तो उसे प्रपोर्शन का नाम देते हैं. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास दो रेशो हैं. हमारे पास रेशो ए एंड बी है और रेशो सी एंड डी है. मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप है और हमारे पास दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उनको कुछ इस तरह से शो करेंगे A/B=C/D. यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे समराइज किया है कि रेशो क्या है. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर. हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, इनके दरमियान रिलेशनशिप है तो हम उनको रेशो से शो करेंगे. लेकिन प्रोपोर्शन हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हम लोग इक्वालिटी को शो करना चाहेंगे, हम सिमिलैरिटीज़ को या बराबरी को शो करना चाहेंगे. इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास दो रेशो हैं. हमारे पास एक रेशो A एंड B है और सेकंड हमारे पास रेशो C एंड D है. A एंड B एंड C एंड D
एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वालिटी के साइन से शो करेंगे, बराबरी के निशान से शो करेंगे, जिसको हम प्रपोर्शन बोलेंगे। प्रपोर्शन का मतलब ये हुआ एक रेशो दूसरी रेशो के बराबर है, मतलब A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। यहाँ पे हम लोग इज इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लास हम लोग यहाँ पे डबल कॉलन साइन यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस एक बहुत इम्पोर्टेंस किस्म का स्टेप है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी वैल्यू का रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स कुछ ऐसे मीन्स है हमारे पास, ऐसे ज़राए हैं हमारे पास, जिनके अंदर हम लोग समराइज़ कर सकते हैं डेटा को, डेटा के ऊपर कलेक्शन कर सकते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर कलेक्शन कर सकते हैं, और हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का स्टेप है, जिसके अंदर हमारे पास जो रॉ डेटा होता है, मतलब ऐसा डेटा होता है जो हमने किसी ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंटेशन से इकट्ठा किया हुआ होता है, उसको ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम रेशो और प्रपोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, और अपने पास मौजूद डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जब डेटा को समराइज़ कर लेते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट बन सकते हैं। हम वो रिज़ल्ट या साइंटिस्ट अपने उस रिज़ल्ट को किसी को भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डेटा हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, लेकिन जब डेटा के ऊपर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, तो वो डेटा हमारे लिए ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन बन जाता है।